हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो में हमने देख रखा है ह्यूमन आइज़ क्या होता है और जर्नी ऑफ लाइट इनटू द आइज़ हमने स्टडी कर ली है कि जर्नी ऑफ विज़न किसे कहते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसे अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई भी कहते हैं। क्लियर। जैसा कि आप इस स्केच में देख पा रहे हैं, ये हमारी लेंस है। इसे आई लेंस कहते हैं या क्रिस्टलाइन आई लेंस कहते हैं। इसकी एडजस्ट होने की कैपेसिटी, इसके अंदर फाइब्रस और जेली सब्सटेंसेस होते हैं जिसके वजह से ये अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। किसकी हेल्प से चेंज करता है बच्चों? सिलरी मसल्स की हेल्प से चेंज करता है। और यही जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसी कैपेसिटी को और उसकी एबिलिटी को ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। इस लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तब ये कैसे अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और जब ऑब्जेक्ट काफ़ी पास होता है तब वो कैसे अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम एकोमोडेशन का जो पावर है उसे कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके बाद हम एक फिनोमेना देखेंगे या फिर कह सकते हैं एक कंडीशन देखेंगे जिसके अंदर आई क्या होती है, थोड़ी ओल्ड एज में मिल्की हो जाती है, क्लाउडेड हो जाती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ये चीज़ें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखेंगे। तो प्राइमरी गोल है हमारा, हमें समझना है पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस। ये एक आई लेंस की एक एबिलिटी होती है जिससे कि वो क्या कहता है, एडजस्ट करता है अपने फोकल लेंथ को। सो वी कैन से द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। मीन्स जिस समय फार होगा ऑब्जेक्ट उस समय अलग फोकल लेंथ करेगा, जिस समय ऑब्जेक्ट पास होगा तो खुद को एडजस्ट करेगा और उस एक रेंज होगा, उस रेंज के बीच में ही अपने फोकल लेंथ को रखेगा वो। ठीक है ना। तो इतना तो बेसिक आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। ये एक एबिलिटी है आई लेंस की जिससे कि वो अपने फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे वो कर पा रहा है, किसकी मदद से कर पा रहा है। तो हम कहेंगे द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज़ पॉसिबल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स के मूवमेंट की वजह से ये ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, पहला तो इसका मूवमेंट, दूसरा वो जो मूवमेंट सिलरी मसल कर रहा है उसके साथ साथ जो लेंस है, ये जो आप लेंस देख रहे हैं, ये लेंस जो मूवमेंट कर रहा है, लेंस भी तो करेगा अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, अपने कर्वेचर को कभी कम करेगा, कभी कर्वेचर को ज़्यादा करेगा। तो ये कैसे कर पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक मटेरियल फील्ड होता है, जेली सब्सटेंस होता है, फाइब्रस होता है, इस वजह से वो अपने आप को मूव कर सकता है। कभी ऐसा फोकल लेंथ मतलब ऐसा कर्वेचर करेगा, कभी ऐसा कर्वेचर कर सकता है, मतलब कर्वेचर चेंज कर सकता है। देखिए ये कर्वेचर बढ़ा दिया, ये कर्वेचर कम कर दिया, अलग अलग लेवल पे कर्वेचर कर सकता है। ठीक है ना। इसको कहते हैं हाई कर्वेचर, इसको कहते हैं लेस कर्वेचर। ठीक है ना। तो कर्वेचर को अपने चेंज करने की कैपेसिटी क्यों आ रही है? क्योंकि इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इतने को। तो एक तो सिलरी मसल्स के मूवमेंट हो गया और साथ ही साथ कॉम्पोजिशन ऑफ आई लेंस के वजह से हो रहा है। और आई लेंस में कॉम्पोजिशन क्या है? फेब्रस जेली लाइक मटेरियल है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नाउ यदि हम देखें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दूर है, फार ऑब्जेक्ट है, फॉर द विज़न फॉर अ फार ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है? सिलरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। जब सिलरी मसल रिलैक्स कंडीशन में होगा तो लेंस कैसा होगा? थिन हो जाएगा, उसका कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा। कर्वेचर डिक्रीज का मतलब, यदि मैं यहाँ बनाऊँ, ये मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है और इसमें कर्वेचर और डिक्रीज हो रहा है, मतलब कर्वेचर और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाए। कर्वेचर डिक्रीज मतलब ऐसा हो गया। तो देखिए ये सेंटर जो पहले थिक था उससे थोड़ा ये थिन हो गया, तो ये थोड़ा थिन हो जाता है, तो इसको कहते हैं कर्वेचर डिक्रीज हो गया। आप देखेंगे यदि कर्वेचर डिक्रीज होगा ना तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। कैसे? मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए 1 2
3 और एक स्ट्रेट लाइन। सेंटर किसका, इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दिख रहा होगा आपको। इसका सेंटर थोड़ा इधर और इसका सेंटर देखिए थोड़ा ज़्यादा दूर। किस केस में सेंटर ज़्यादा दूर है? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। देखेंगे केस नंबर 1 के अंदर सेंटर काफ़ी दूर है और जैसे जैसे कर्वेचर इंक्रीज होते जा रहा है, देखिए पहले कर्वेचर डिक्रीज है, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है और कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। इसके वजह से सेंटर काफ़ी पास में शिफ्ट हो रहा है और सेंटर पास में शिफ्ट होगा तो हम जानते हैं F = कितना होता है, R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, मतलब फोकल लेंथ इसका आधा होता है, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम होगा। तो केस 1 में देखिए जिस समय कर्वेचर बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ कर्वेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। कर्वेचर कम होगा, कर्वेचर डिक्रीज होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर जाएगा। यहाँ कर्वेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पास में आ गया, कर्वेचर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पास में आ गया। तो कर्वेचर डिक्रीज होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि बढ़ेगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगा। तो हम देखेंगे रिजल्ट क्या मिलता है, जब लेंस थिन हो जाता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका बढ़ जाता है और फोकल लेंथ भी आपका बढ़ जाता है और कर्वेचर कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, मैं फिर से आपको इस चीज़ को बताता हूँ। मुझे बताइए, एक ए बनाता हूँ, एक बी बनाता हूँ, किसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका या इसका? तो कर्वेचर किसका ज़्यादा है, कर्वेचर ए का ज़्यादा है, कर्वेचर बी का कम है। जिसका कर्वेचर कम होगा उसका सेंटर दूर भागेगा, जिसका कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका सेंटर पास में आएगा। ठीक है ना, होप इतना आपको क्लियर होगा। तो जब फार ऑब्जेक्ट होता है तो सिलरी मसल रिलैक्स कंडीशंस में और आ जाती हैं, जिससे कि वो और थिन हो जाता है, लेंस ऐसा थिन हो जाता है और जो कर्वेचर है वो डिक्रीज होगा और फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। और फोकल लेंथ जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया और इसी वजह से दिस इनेबल्स टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। और जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि जो दूर ऑब्जेक्ट है वो भी हमको क्लियर दिखाई देने लगेगा। और सिमिलरली ऐसा ही होता है जब ऑब्जेक्ट पास में आता है। तो देखिए क्या होता है जब ऑब्जेक्ट पास में आता है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, फ़ैन मैंने चालू रखा है उसकी वजह से थोड़ा ये उड़ जा रहे हैं पेपर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव करके एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, फॉर द विज़न ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, जब नियर ऑब्जेक्ट की बात करें विजन की, तो क्या क्या होता है, वही पॉइंट है कि पहले सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नियर मतलब जब पास में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सिलरी मसल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब होता है, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका मतलब कि ये देखिए, पहले मान लीजिए अब क्या हुआ था, ये कंडीशन थी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो और ज़्यादा कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बढ़ने का मतलब क्या होगा, रेडियस पास में आ जाएगा, कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेंस थिक हो जाएगा, मतलब रेडियस पास में आ जाएगा। रेडियस यदि पास में आ जाएगा तो फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही फोकल लेंथ रिड्यूस होगा, समझ रहे हैं ना, देखिए मैं फिर से इसको अगेन समझाता हूँ बार बार, काफ़ी बच्चों को ये समझने में दिक्कत होता है, कर्वेचर कब इंक्रीज कब डिक्रीज। किसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है। ये कौन सी कंडीशन है, थिक कंडीशन है, क्योंकि इस पर यदि मैं लेंस बनाऊँ तो देखिए ये बनेगा और ये इस पे ये लेंस बनेगा। देख रहे हैं, ये थिक कंडीशन है, सेंटर थिक है, इसका सेंटर थिन है, तो कर्वेचर इसका ज़्यादा है। इसका कर्वेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा, है ना, और इसका रेडियस दूर चला जाएगा। तो ये वाली कंडीशन है हमारी ये। तो यहाँ क्या होगा, कर्वेचर इंक्रीज हो गया, इससे रेडियस पास में आ जाएगा तो फोकल लेंथ भी पास में आ जाएगा, तो फोकल लेंथ एडजस्ट होकर थोड़ा कम हो जाएगा और इसके वजह से हमको नियर वाले ऑब्जेक्ट भी काफ़ी इजीली दिखाई देंगे। सो वी कैन से दिस इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है और जब ऑब्जेक्ट पास में आता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये कर क्या रहा है, खुद को एडजस्ट ही कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन हमारा कि टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट, सिलरी मसल्स मूवमेंट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई। जो मूवमेंट होता है सिलरी मसल का वही एडजस्ट करता है फोकल लेंथ ऑफ आई को। कब, जब हमें ऑब्जेक्ट पास में हो तो देखना हो या कभी ऑब्जेक्ट दूर में हो तो देखना हो। तो क्लियर। और इसी एडजस्टमेंट की एबिलिटी जो आई के पास है, आई के लेंस के पास है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पावर ऑफ
अकोमोडेशन कहते हैं। सो होप इट इज़ क्लियर डेट कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस ओके टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन और अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। ओके बच्चों, फाइन। नाउ हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहते हैं। ये क्या होता है कि हम, अब मान लीजिए एक पेपर है, देख ही रहे हैं आप, ये पेपर है, इसको मैं आई के कितने पास में, ऐसे देखिए एकदम आपके पास में लेते जा रहा हूँ, आपको हल्का ब्लर होगा, होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना, ब्लर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं देखिए दूर लेके जा रहा हूँ, क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। फिर एक कंडीशन, अब अभी अगेन आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ये तो फिर वो फ़ैन मूव कर रहा है और कैमरा के वजह से है। बाकी होता क्या है कि जैसे जैसे मैं एक पेपर को कैमरा के पास में लेके जाता हूँ, चीज़ें मुझे ब्लर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो डिस्टेंट विजन में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई के पास से जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है एट विच ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर अपीयर होगा आई से पास में। अ वेरी क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब आई के मिनिमम पास में आप एक काम कीजिए, अपने हाथ पे कुछ लिखिए और आई के एकदम पास में ले जाइए, तो जितने मिनिमम डिस्टेंस पे आप आई को रख सकते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर आपको डिस्टिंक्ट दिखाई दे, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और ये डिस्टेंस होता कितना है, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ आई, ठीक है ना। फ्रॉम आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है नॉर्मल आई के अंदर, क्लियर। अब यहाँ दो रिमार्केबल पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं कि नॉर्मल आई का रेंज क्या है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप एकदम मिनिमम कितना देखता है 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद कितना देखेगा 25 से इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं तक भी देखे जा रहा है। आप देखें, आप मून को भी देख पाते हैं, आप सन को भी देख पाते हैं, और उसका डिस्टेंस तो कितना ज़्यादा है, आप कितने सारे स्टार को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेके मैक्सिमम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, जहाँ तक निगाहें चली जाए वहाँ तक देख सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि द नॉर्मल आइज़ कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डेट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ये 8 को थोड़ा कह सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज या कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, दोनों केस में ऐसा ही शेप बनेगा, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द रेटिना। ये डिस्टेंस मैंने एक डायग्राम आपके लिए स्केच किया था, हाँ ये डिस्टेंस, ये जो आई लेंस है, आई लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ से इस रेटिना, यहाँ जो रेटिना है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों। तो नोट करेंगे इसके बीच का डिस्टेंस अबाउट, देखिए ऐसे तो कोई डिस्टेंस आप फिक्स बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता रहता है, सिंपल बात है। बट यस, हम यदि एक अबाउट अप्रॉक्स वैल्यू दें तो यहाँ से रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है ह्यूमन आइज़ के अंदर, नॉर्मल आइज़ के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। इसको नोट करके रखेंगे MCQ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अकोमोडेशन पावर और पावर ऑफ अकोमोडेशन, ओके। देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नियर पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे और एक फार पॉइंट के लिए पावर निकालेंगे। पावर क्या होता है डियर स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में आपने देखा था, जो कि चैप्टर नंबर 10 था, डेट पावर ऑफ लेंस ये होता है P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है D, डायोप्टर, क्लियर। देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज इक्वल्स टू पावर नियर माइनस पावर फार। दोनों के केस में हम पावर कैलकुलेट करेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वही एडजस्टमेंट कैपेसिटी होगी और जिसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन होगा, क्लियर। तो चलिए फाइंड करते हैं पावर। उसके लिए हमें सबसे पहले फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला जो कि है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। डियर स्टूडेंट हमें फोकल लेंथ निकालना है। देखते हैं इमेज डिस्टेंस कितना होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो इमेज डिस्टेंस हम लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम लेंस
टू द रेटिना, मीन्स ये लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस जो कि हमने अभी देखा था, इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ वी। इसका नेचर कैसा है तो देखिए, आप नोमेनक्लेचर और साइन कन्वेंशन में देखेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में इसका नेचर होता है पॉजिटिव, मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली u कितना रखते हैं, नियर पॉइंट के लिए हम डिस्टेंट विजन वाला u रखते हैं। मान लीजिए समझिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये u हो जाएगा, u कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यों, यही मिनिमम होता है। और ये लेफ़्ट साइड है इसलिए u कैसा है, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू होगी -25 सेंटीमीटर। जस्ट हम यहाँ पुट करते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/2.5 माइनस 1/-25, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 10/25 माइनस माइनस प्लस 1/25, वी गेट 11/25। सो f कितना आ जाएगा यहाँ पे, f आ जाएगा 25/11 सेंटीमीटर। चलिए इसको मीटर में रखते हैं, क्योंकि ये डायोप्टर तब आता है जब ये मीटर में होता है, फोकल लेंथ मीटर में होता है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो मीटर में कितना हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 25/11 इंटू 100, अब मीटर में आ गया, दिस कैंसल 4 टाइम्स, सो f इज इक्वल्स टू 1/44 मीटर। सो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 44 डायोप्टर। 44 डायोप्टर, कैसे पावर 44 डायोप्टर हुआ, क्योंकि पावर होता है 1/f, ठीक है, 1/f पावर होता है, और f 1/44 है तो 44d आ जाएगा। ये नियर का निकला, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज़ 44d, ठीक है। अब हम सिमिलरली फार पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। फार पॉइंट के लिए अगेन पावर का तो वही फार्मूला होगा, लेंस फार्मूला भी वही होगा, इट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। कितना होगा 1/v माइनस 1/u, तो उसके लिए पहले हम v और u की वैल्यू लिखते हैं। v कितना होगा, तो v अगेन ये तो चेंज नहीं होगा, मतलब बहुत स्लाइटली चेंज होता है, इसको 2.5 सेंटीमीटर ही लेते हैं, और सिंस ये पॉजिटिव है राइट साइड में, और यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऐसे ओ से आप बता सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फार पॉइंट है, तो मतलब आप बहुत दूर रखिए ऑब्जेक्ट, बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इस तरफ है तो माइनस साइन लगाइए, ठीक है। तो u आ जाएगा -इन्फिनिटी और v आ जाएगा +2.5 सेंटीमीटर, और इसको भी यूनिट सेंटीमीटर में ही रखिए, ये दोनों को हमने सेंटीमीटर में रख लिया। क्लियर। नाउ अब देखते हैं कैलकुलेशन। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है 2.5, इट इज़ -1/-इन्फिनिटी। देखिए अब माइनस हो प्लस हो और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1/f इज इक्वल टू सीधे 1/2.5 बचेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिख देते हैं, तो f कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 100, दिस इज़ नथिंग बट f इज इक्वल्स टू 1/40 मीटर, ये f आ गया। तो यहाँ से पावर कितना हो जाएगा, पावर होता है 1/f, इसलिए पावर आपका हो जाएगा 40 मीटर, सॉरी पावर की यूनिट आ जाएगी डायोप्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 डायोप्टर। तो अकोमोडेशन पावर कितना है बच्चों कैलकुलेट करके, अकोमोडेशन पावर आपका आ चुका है 44d माइनस 40d, डेट इज़ 4d। तो अबाउट 4d, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अबाउट 4d अकोमोडेशन पावर होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि आई क्या होता है ओल्ड एज में थोड़ा मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है और उसका क्या मतलब क्योर है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, चलिए उसे देखते हैं। उसके लिए पेजेस हैं हमारे पास, दिस वन, लेट मी एडजस्ट, ओके, ठीक है, अभी पूरी स्क्रीन आ रही है, ये पूरा चेंज हो जाता है। मैं क्या रफ पेजेस यूज़ करता हूँ बच्चों, ताकि पेपर भी वेस्टेज ना हो। चलिए इसे देखते हैं, इसको हम इस टर्म में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ कैटरैक्ट कंडीशन। कैटरैक्ट कंडीशन किसे कहेंगे, तो ये कैटरैक्ट कंडीशन क्या होता है, तो समटाइम्स क्या होता है, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके जो आई लेंस होते हैं वो मिल्की हो जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं थोड़े क्लाउडी हो गए हैं, और उसी कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट कंडीशन। सो इन ओल्ड पीपल समटाइम
their eye lenses become milky and cloudy and this condition is called cataract। और इसके वजह से क्या होता है, कई बार हल्का सा विज़न ख़राब होता है जिसको कहते हैं पार्शली विज़न लॉस होता है, और कई बार तो इवन आपको कंप्लीट विज़न लॉस भी होता है, लॉस ऑफ विज़न कंप्लीट और पार्शली दोनों हो सकता है। और इसका एक ही क्यूर है ताकि हम रीस्टोर कर सकें विज़न को। कंप्लीटली तो नहीं कर पाते, पर क्योंकि ओल्ड एज काफ़ी होती है तो ऑपरेशन भी काफ़ी रिस्की होता है, तो हमको एक सर्जरी करनी पड़ती है। उस सर्जरी को कहते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। तो कैटरेक्ट सर्जरी से हम विज़न को काफ़ी हद तक रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपके आता है अकोमोडेशन पावर के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या होता है डिफेक्ट ऑफ विज़न और उसे करेक्ट कैसे किए जाते हैं। ओके, जिसमें नियर साइडनेस, फार साइडनेस एक्सेट्रा, इनके डिफेक्ट और इनके करेक्शंस की हम स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।